अस्सलाम वालेकुम। टुडे हम लोगों ने जो चैप्टर स्टार्ट करना है वो है चैप्टर 5, जिसका नाम है फिजिकल फार्मेसी सरफेस टेंशन। द बाउंड्री बिटवीन टू फेजेस इज जनरली डिस्क्राइब्ड एज एन इंटरफेस। अगर हमारे पास दो फेजेस हैं, ठीक है, उनकी बाउंड्री को हम कहते हैं इंटरफेस। और उस बाउंड्री के ऊपर एक फेज दूसरे फेज के ऊपर जो फोर्स लगा रहा होता है उसे हम कहते हैं इंटरफेशियल टेंशन। अब अगर हम कह रहे हैं कि व्हेन वन ऑफ द फेज इज गैस और वेपर एंड द अदर इज अ लिक्विड और सॉलिड, तो इसके लिए हम लोग सरफेस का वर्ड यूज करेंगे। द टर्म सरफेस इज कॉमनली यूज्ड। और ये जो दो फेजेस हैं, गैस और वेपर एंड द अदर वन इज लिक्विड और सॉलिड, और वो एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स पुट करेंगे उसे हम कहेंगे सरफेस टेंशन। व्हाट इज सरफेस टेंशन? सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग over the surface of liquid per unit length of the surface। surface tension क्या है? वो force जो surface of the liquid के ऊपर लग रही है उसे हम कह रहे हैं surface tension। इसके लिए हम लोग यूनिट यूज करते हैं force per unit area। इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे on the surface of liquid, और जो यूनिट है वो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फोर्स जो है वो हम न्यूटन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एरिया हम लोग मीटर स्क्वायर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन सिंपल वर्ड, सरफेस टेंशन वो फोर्स है जो किसी भी लिक्विड के सरफेस के ऊपर लगती है। एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी? द मॉलिक्यूल इनसाइड द लिक्विड इंटरेक्ट्स इक्वली विद अदर मॉलिक्यूल फ्रॉम ऑल साइड्स। अब एक लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स उसकी सरफेस के ऊपर हैं उनके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है, या तो साइड वाले मॉलिक्यूल से, या फिर जो इनवर्ड मॉलिक्यूल्स हैं वो उन मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो इनसाइड मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं हमें, इनके ऊपर हर तरफ से जो है वो फोर्स लग रही है। ऊपर वाले मॉलिक्यूल से भी, नीचे वाले और साइड वाले मॉलिक्यूल भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। So the molecules inside the liquid interacts equally with other molecules from all sides. Whereas, if we talk about the molecules which are on the surface of the liquid, they are only affected by the molecules below them and side them. The molecules exposed to air behave differently. Obviously, वो molecules exposed हुए हैं air के साथ जो surface के ऊपर हैं, तो ये molecules जो हैं differently behave करेंगे as compared to the molecules जो inside में हैं। Surface molecules are compressed more tightly together, forming a sort of skin on the surface with less distance between them as compared to the molecules below। इस वजह से वो मॉलिक्यूल्स जो लिक्विड सरफेस के ऊपर हैं वो क्या हैं, वो एक दूसरे के साथ टाइटली कंप्रेस हो गए हैं और एज अ सॉर्ट ऑफ स्किन जो है उन्होंने वो सरफेस के ऊपर बना ली है। इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस भी कम होता है अगर हम लोग इन्हें कंपेयर करें उन मॉलिक्यूल्स के साथ जो दरमियान में है। The molecules on the surface of the liquid are attracted only sideways and towards the interior, so the surface molecules are being pulled inward the liquid। इस वजह से, क्योंकि उनके उनके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो साइडवेज या फिर इनसाइड मॉलिक्यूल्स की वजह से है, तो ये मॉलिक्यूल्स जो हैं इनवर्ड पुल किए जाएंगे। लिक्विड सरफेस इज देयरफॉर अंडर टेंशन एंड सरफेस एरिया ऑफ द सरफेस मॉलिक्यूल इज रिड्यूस्ड। ऑब्वियसली जब ये मॉलिक्यूल्स अंडर टेंशन होंगे तो जो लिक्विड का सरफेस एरिया है वो रिड्यूस हो जाएगा। अगर हम लोग लिक्विड में वाटर की बात करें तो वाटर का जो सरफेस टेंशन है वो हाई सरफेस टेंशन होती है। This explains the characteristic round shape that liquids form when dropping through the air. The molecules are all being pulled towards the center। यही रीजन है कि जब हम लोग अगर लिक्विड को ऊपर से नीचे जो है वो पोर करें तो जो लिक्विड है वो वाटर ड्रॉप जो है वो राउंड हो जाता है, क्योंकि सरफेस टेंशन जो है वो पुल कर रही होती है वाटर को टुगेदर, ट्राइंग टू मेक द सरफेस एरिया एज स्मॉल एज पॉसिबल। नेक्स्ट वी हैव सम फैक्टर्स जो इफेक्ट कर रहे हैं सरफेस टेंशन को। सबसे पहला जो हमारे पास फैक्टर है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सरफेस टेंशन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड डिक्रीजेज विद अ डिक्रीज इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जो सरफेस टेंशन और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। सरफेस टेंशन जो है वो इंक्रीज होगी अगर ये इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी, और सरफेस टेंशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी अगर ये इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस जो हैं ये वीक हैं। नेक्स्ट वी हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी जो है, ये दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्गर फोर्सेस होती हैं, वाटर के अंदर ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हैं। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करें और दो हम लोग लिक्विड्स जो है वो कंपैरिजन में साथ रखें, तो अगर वाटर की बात करते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं उनमें स्ट्रॉन्गर होती हैं एज कम्पेयर टू द ऑयल। इसी तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है।
सरफेस टेंशन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो रिलेशनशिप है वो भी हमारे पास जो है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है। सरफेस टेंशन इंक्रीज होगी विद द इंक्रीज इन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डिक्रीज होगी विद द डिक्रीज इन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट वी हैव टेम्परेचर। Surface tension decreases with increase in temperature and increases with a decrease in temperature. सरफेस टेंशन और टेम्परेचर का रिलेशनशिप इनवर्स है। ऑब्वियसली जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हाई एनर्जी गेट करते हैं और वो फ्रीली मूव करते हैं। तो जब वो फ्रीली मूव करेंगे तो सरफेस टेंशन कम हो जाएगी हमारे पास। अब हमारे पास एप्लीकेशंस में दो एग्जांपल हैं। अगर हम लोग इमल्सिफाइंग एजेंट्स यूज़ करें तो दो फेजेस अगर हमारे पास हैं ऑयल एंड वाटर फेज जिनके जो आपस में मिसिबल नहीं है, उनके दरमियान की सरफेस टेंशन को कम करने के लिए और अपनी प्रेपरेशन को स्टेबल करने के लिए हम उसके अंदर थर्ड फेज ऐड करते हैं, जो हमारे पास कोई भी गम हो सकती है, कोई भी इमल्सिफाइंग एजेंट हो सकता है। तो जो इमल्सिफाइंग एजेंट है यहाँ पर वो रिड्यूस कर रहा है सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल एंड वाटर फेज विच रिजल्ट्स इन स्टेबलाइजेशन ऑफ द इमल्शन। जिसका रिजल्ट में क्या होगा कि जो हमारी इमल्शन है वो स्टेबल हो जाएगी और ऑयल और वाटर एक ही फेज के अंदर एक स्टेबल फॉर्म के अंदर जो है प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट हमारे पास बाइल साल्ट्स की एग्जांपल है। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो फैट्स प्रेजेंट हैं इन द ड्यूodenum विच इज द पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो बाइल साल्ट्स क्या करते हैं, जो इन फैट मॉलिक्यूल्स की ड्यूodenum के अंदर सरफेस टेंशन है उसे कम कर रहे हैं, विच रिजल्ट्स इन solubilization ऑफ द लिपिड्स विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ लिपिड। ऑब्वियस लिपिड मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी सरफेस टेंशन को अगर रिड्यूस किया जाएगा तो वो लिपिड मॉलिक्यूल जो हैं उनकी ब्रेक डाउन होगी और स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर उनको डाइजेस्ट करना जो है वो ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है विस्कोसिटी। व्हाट इज विस्कोसिटी? विस्कोसिटी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज इट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी लिक्विड टू फ्लो, कॉल्ड विस्कोसिटी। किसी भी लिक्विड को फ्लो करते हुए जो रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ती है उसे हम कहते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या है? इट इज द फंडामेंटल टूल टू चेक द इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ एनी लिक्विड लाइक वाटर इज थिन। अब वाटर की कंसिस्टेंसी हमारे पास थिन होती है तो उसकी जो विस्कोसिटी है वो बहुत कम है, सो इट हैज द लोअर विस्कोसिटी। एंड ऑन द अदर हैंड हनी इज थिक सो इट हैज द हायर विस्कोसिटी। ओके, तो वाटर की कंसिस्टेंसी जो है वो हमारे पास थिन है इसलिए उसकी जो विस्कोसिटी है वो कम है, मतलब कि उसको फ्लो करने के लिए बहुत कम रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी। एंड ऑन द अदर हैंड अगर हम हनी की बात करें तो हनी की कंसिस्टेंसी थिक होती है और हनी जब फ्लो करता है तो उसकी जो विस्कोसिटी वो हायर है इसलिए उसको जो रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ रही है वो ज़्यादा है। विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास जो इक्विपमेंट्स हैं, स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स, हम उन्हें कहते हैं वो हैं विस्कोमीटर्स। These are the specialized equipment and apparatus used for the determination of viscosity of different liquids. जो विस्कोमीटर्स हैं वो स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स हैं एंड दिस इज द apparatus जो यूज होगा ये डिटरमिन करने के लिए कि किसी भी लिक्विड की विस्कोसिटी क्या है और उसको कितनी रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ रही है फ्लो करने के लिए। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं विस्कोमीटर्स की। फर्स्ट वी हैव ऑसवर्ल्ड विस्कोमीटर और इसे हम यू ट्यूब विस्कोमीटर भी कहते हैं बिकॉज ऑफ इट्स यू शेप्ड। नेक्स्ट वी हैव रोटेशनल विस्कोमीटर एंड फॉइलिंग बॉल विस्कोमीटर। देयर आर सम फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं विस्कोसिटी को। सबसे पहले है टेम्परेचर। टेम्परेचर विस्कोसिटी डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर के अंदर क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करेंगे विद हाई एनर्जी, लार्जर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूव करेंगे विद हायर एनर्जी। तो टेम्परेचर के साथ जो विस्कोसिटी का रिलेशनशिप है वो इनवर्स है। विस्कोसिटी डिक्रीज होती है जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो जैसे ही जो हीट है वो मॉलिक्यूल्स को अलाउ करेगी कि वो फ्रीली मूव करें, और ऑब्वियसली अगर मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव करेंगे तो वो कम से कम रेजिस्टेंस फेस करेंगे तभी वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। सो इट हैज द इनवर्स रिलेशनशिप विद टेम्परेचर। Next, we have size of the molecule. Viscosity increases with the increase in size of the molecule. जो larger molecules हैं thick liquid, it will tangle up with each other, और ये molecule जब एक दूसरे के साथ tangle up होंगे तो ये ज़्यादा resistance face करेंगे move करने के लिए, so that viscosity increases. Next factor which is affecting the viscosity is molecular shape. More irregular the liquid, more irregular the liquid's molecular shape, greater would be the viscosity. जितनी एक लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की जो शेप है वो इरेगुलर होगी
जो विस्कोसिटी है वो बढ़ जाएगी। मोर रेगुलर मॉलिक्यूल्स, जितने शेप रेगुलर होगी उतना वो इजीली मूव करेगा, उतना वो स्मूथली मूव करेगा, तो विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। व्हाट आर एडहेसिव फोर्सेस एंड व्हाट आर कोहेसिव फोर्सेस? दो जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान की अट्रैक्टिव फोर्सेस को हम लोग कहते हैं एडहेसिव फोर्सेस, और दो सिमिलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान, सिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स या सिमिलर टाइप ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस होती हैं उसे हम कहते हैं कोहेसिव फोर्सेस। अब जो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान जब फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी, स्ट्रॉन्गर द एडहेसिव फोर्सेस, तो विस्कोसिटी ज्यादा हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। कोहेसिव फोर्सेस, स्ट्रॉन्गर द कोहेसिव फोर्सेस, लेसर वुड बी द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। जब दो सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के, उनके दरमियान जो फोर्सेस हैं अगर वो बढ़ भी रही हैं तो भी विस्कोसिटी जो है वो कम हो जाएगी। फिर हमारे पास आ रही हैं एप्लीकेशन ऑफ विस्कोसिटी मेजरमेंट के, विस्कोसिटी जो हम मेजर कर रहे हैं उसको हम अप्लाई किधर कर सकते हैं। First, we have viscosity determination is the fundamental quality control test for syrup, suspension, thickness and viscosity. जब हम किसी भी लिक्विड की विस्कोसिटी को मेजर करेंगे तो हम लोग उसके क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट कर सकते हैं। वो लिक्विड्स क्या हो सकते हैं हमारे पास? वो सिरप्स हो सकते हैं, वो सस्पेंशन हो सकती हैं। उन सिरप और सस्पेंशन की थिकनेस और कंसिस्टेंसी हमें पता लगेगी विस्कोसिटी मेजर करने के बाद। नेक्स्ट वी हैव विस्कोसिटी इज ऑल्सो गिवन as the indication regarding quality and purity of the raw material। जब हम विस्कोसिटी मेजर करेंगे तो हमें पता लगेगा कि एक लिक्विड जो है वो कितना सूटेबल है यूज करने के लिए। विस्कोसिटी टेल अस अबाउट द थिकनेस ऑफ द लिक्विड सब्सटेंसेस। विस्कोसिटी से हमें जब एक लिक्विड सब्सटेंस की थिकनेस पता लगेगी तो लाइक इट इज टेलिंग अस हाउ थिक और थिन ऑफ अ लिक्विड इज, और वो किस तरह से फ्लो कर सकता है। Viscosity determination is also a key quality control test for oil-based injections and suspensions। Oil-based injections या suspensions हैं तो उनकी viscosity जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी as compared to the aqueous injections और suspensions। तो उसका quality control test कर सकते हैं हम viscosity determine करके। Viscosity enhancers, हमारे पास viscosity increase करने के लिए we have different materials जिसे हम लोग viscosity enhancers कहते हैं। First one is methyl cellulose, hydroxyethyl cellulose। These are some viscosity enhancers जो हम लोग यूज कर रहे हैं उन सब्सटेंसेस के अंदर जिसमें हमें जो सब अपनी प्रिपरेशन है उसकी विस्कोसिटी थोड़ी सी थिक रखनी होती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब हम उस प्रिपरेशन को यूज करें तो ओवर द टाइम बीइंग वो प्रिपरेशन जो है उस स्पेसिफिक साइट के ऊपर कुछ देर रहे ताकि वो अपना जो एक्शन है वो परफॉर्म कर सके। जिसमें हमारे पास बहुत अच्छी एग्जांपल है ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस की टू इंक्रीज द विस्कोसिटी। ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस हैं जो हम लोग आई प्रिपरेशंस के लिए यूज कर रहे हैं, तो उनकी विस्कोसिटी को इंक्रीज करने के लिए हम लोग विस्कोसिटी इनहेंसर्स यूज करेंगे। दिस enables the formulation to remain in the eye longer and gives more time for the drug to exert its therapeutic activity or undergo the absorption। विस्कोसिटी इंक्रीज करने से क्या होगा, ये जो प्रिपरेशन है हमारे आई में ज्यादा टाइम के लिए रहेगी और जो ड्रग है उसको अपनी थेराप्यूटिक एक्टिविटी करने के लिए और एब्जॉर्ब होने के लिए जो है वो टाइम मिल जाएगा। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आयोनाइजेशन। The word atom is derived from the Greek word meaning undividable। It is the smallest particle of an element which cannot be further divided in। अच्छा जी, एटम हमारे पास क्या है? फर्स्टली ये हमारे पास ग्रीक वर्ड से निकला है जिसका मतलब है अनडिवाइडेबल। जो एटम है इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्ट है वो है एटम, जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। इट कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल न्यूक्लियस। इसके अंदर एक सेंट्रल न्यूक्लियस प्रेजेंट है जिसके अंदर प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, और जो यहाँ पे हमारे पास दिख रहे हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हमारे पास प्रेजेंट हैं इसके सेंट्रल न्यूक्लियस के अंदर। नेक्स्ट वी हैव डिफरेंट शेल्स अराउंड इट, और इन शेल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन द आउटर शेल्स ऑफ। व्हाट आर प्रोटॉन्स? प्रोटॉन्स जो होते हैं उनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल, दे हैव नो चार्ज, while electrons have the negative charge। These are called the fundamental particles of atoms। एक एलिमेंट के अंदर एटम्स प्रेजेंट हैं विच इज अनडिवाइडेड पोर्शन, और एटम्स के अंदर प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। प्रोटॉन्स हैव द पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल लाइक दे हैव नो चार्ज, एंड इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिव चार्ज।
देन व्हाट इज आयन? एनी चार्ज पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल जिसके ऊपर कोई भी जो है वो चार्ज प्रेजेंट है, वो चार्ज पॉजिटिव हो सकता है, वो चार्ज नेगेटिव हो सकता है, उस पार्टिकल को हम कहते हैं आयन। अगर तो पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उस पार्टिकल को वी विल से दैट इट इज कैटायन। व्हेन एन एटम लूजेस एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, इट विल कैरी द पॉजिटिव चार्ज, और उस एटम को हम कहेंगे कैटायन। अब जो हमारे पास शेल्स प्रेजेंट है, आउटर शेल्स जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे थे, अगर तो इलेक्ट्रॉन कोई एटम लूज करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इट विल कन्वर्ट इनटू एन कैटायन। व्हाट इज एनाइन? किसी भी एटम कोई भी एटम जो है, जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा किसी और एटम से तो वो नेगेटिव चार्ज ले लेगा, और जिस एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा वो विल से इट इज एन एनाइन। व्हाट इज आयोनाइजेशन? Ionization is a process by which electrically neutral atoms or molecules by the removal or addition of electrons, इलेक्ट्रॉन गेन या इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद जो हमारे का जो प्रोसेस है हमारे पास, इसे हम कह रहे हैं आयोनाइजेशन। और इन दिस प्रोसेस ऑब्वियसली जो एटम है इट विल एक्वायर एन नेट पॉजिटिव चार्ज बाय रिमूविंग एन इलेक्ट्रॉन और लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन। अब इस प्रोसेस को करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एक एटम को जो एनर्जी रिक्वायर होती है उस एनर्जी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। और एक जो रिमूव कर रहा है वो अपने से इलेक्ट्रॉन, इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं आयोनाइजेशन। सो व्हाट इज एन आयोनाइजेशन एनर्जी? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम। इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास एक आयोनाइजेशन एक्सपेरिमेंट है। In 1897, J.J. Thomson conducted the famous discharge tube experiment by passing electricity at high voltage, a gas at very low pressure. 1897 के अंदर J.J. थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, जिस एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। जिसमें उसने क्या किया था, उसने इलेक्ट्रिसिटी एक हाई वोल्टेज की जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो गैस से पास की, a gas at very low pressure, और जो प्रेशर था वो बहुत कम कर दिया। द प्रेशर ऑफ एयर इन द डिस्चार्ज ट्यूब इज रिड्यूस्ड। कितना कम किया उसने प्रेशर? 0.001 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, एंड हाई वोल्टेज इज अप्लाइड टू द इलेक्ट्रोड्स, और इलेक्ट्रोड्स के ऊपर जो था वोल्टेज हाई कर दिया। व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पासेस, जब उसमें से करंट पास हुआ थ्रू द डिस्चार्ज ट्यूब, ion of given gas produces some ion carry the negative charge and some are neutral, creating a condition of ionization. अब जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास किया, ऐसे ही उस डिस्चार्ज ट्यूब में से जहां हम लोगों ने जो एयर प्रेशर था वो बहुत कम कर दिया था और जो वोल्टेज थी वो बहुत ज्यादा कर दी थी, तो आयंस प्रोड्यूस हुए जिसमें जो इन आयंस ने जो है नेगेटिव चार्ज एक्वायर किया हुआ था, या फिर वो आयंस न्यूट्रल थे। तो ये जो कंडीशन है, ये हमारे पास कंडीशन फुलफिल हो रही है आयोनाइजेशन प्रोसेस की। अब यहाँ हमारे पास एप्लीकेशंस क्या हैं? मैनी ड्रग्स आर इधर वीक ऑर्गेनिक एसिड्स। वीक ऑर्गेनिक एसिड्स में हमारे पास एग्जांपल है एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड की, जिसे हम लोग एस्पिरिन भी कहते हैं, या फिर वीक ऑर्गेनिक बेसिस जिसमें एग्जांपल है प्रोकेन की। प्रोकेन इज अ वीक ऑर्गेनिक बेस, या फिर उसका सॉल्ट। द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ अ ड्रग हैज एन important effect on its absorption, distribution and elimination. एक सब्सटेंस जो हमारे पास है, एक ड्रग है, उसकी जो एबिलिटी है आयोनाइज होने की, वो हमें बताएगी कि द एबिलिटी टू आयोनाइज इफेक्ट, वो इफेक्ट करेगी कि हाउ वेल द ड्रग विल बी एब्जॉर्ब, डिस्ट्रीब्यूट और एलिमिनेट फ्रॉम द बॉडी। सो आयोनाइजेशन इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर जो ये कंसीडर करेगा जो हमारी ड्रग है वो किस तरह से बॉडी में जाके काम कर रही है, किस तरह से एब्जॉर्ब हो रही है, हाउ इट विल बी डिस्ट्रीब्यूट और एलिमिनेट फ्रॉम द बॉडी. So, ionization is an important factor which is considered during the manufacturing process of medicines. First one is ionization radiations are used in medicine and medical radiography to make image inside the body. हम लोग different ionization radiations use करते हैं और at the end जो है body के अंदर की image को different screens के ऊपर show करने के लिए हम लोग इस process को use कर रहे हैं. Next we have in biology and agriculture.
रेडिएशन इज यूज्ड टू इंड्यूस म्यूटेशन टू प्रोड्यूस न्यू और इम्प्रूव्ड स्पीशीज। अगर हम लोगों ने प्लांट्स के अंदर, प्लांट के डीएनए के अंदर न्यू चेंजेस लेकर आने हैं, म्यूटेशंस लेकर आनी है, और उस स्पीशी को एट द एंड इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, या कोई न्यू स्पीशी जो है वो प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, तो हम लोग जो है आयनाइजेशन का प्रोसेस यूज कर सकते हैं। तो एट द एंड जो हमारे पास प्लांट्स आएंगे, क्रॉप्स आएंगी, वो इम्प्रूव्ड होंगी, वो बेटर होंगी, वो हेल्दी होंगी। Radiations are used in sterilization of tools and equipment used in surgery. रेडिएशन का प्रोसेस हम कहाँ और यूज कर रहे हैं? इन द प्रोसेस ऑफ स्टरलाइजेशन। उन इक्विपमेंट्स को, उन जो है टूल्स को जो सर्जरी में यूज होते हैं, उन्हें जर्म फ्री करने के लिए वी विल यूज द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। और ये जो है रेडिएशन जो है, ये स्टरलाइजेशन के अंदर यूज हो रही है। और स्टरलाइजेशन क्या होता है? जर्म फ्री करना, सारे जो जर्म्स हैं उन्हें किल करना। Radiation used in the process of sterilization of tools and equipments used in the surgery। हम लोगों ने तीन बातें की हैं। आयनाइजेशन को यूज कर रहे हैं हम लोग मेडिकल रेडियोग्राफी के अंदर, ताकि जो बॉडी के अंदर की इमेज है वो देख सकें। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर अगर कोई म्यूटेशंस प्रोड्यूस करनी है या फिर स्पीशी को इम्प्रूव्ड करना है उसके अंदर।